नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन के विसंगतियों को लेकर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी से मोरवा विस्थापन को लेकर ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने खास बातचीत की। अमित तिवारी ने कहा कि सभी संगठन एक साथ एक विचारधारा से एकजुट होकर एनसीएल से नीति संगत विस्थापन का मांग करे तो पट्टेदारों, सरकारी भूमि, एग्रीमेंट भूमि, वन भूमि पर निवासरत लोगों को उचित मुआवजा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि एनसीएल एक छोटे छोटे संगठन तैयार कर रही है जिससे कि स्थापित आपस में ही लड़ते रहे। ऐसा होने से सभी का नुकसान होता नजर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जाधानी न्यूज में। तिवारी जी, आप लगातार सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे लोगों को एनसीएल से उचित मुआवजा दिलाया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी 5 जून को आपके द्वारा जो है एनसीएल जयंत परियोजना के पास आंदोलन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं खदान तक घुस गई थी, जिसमें एनसीएल के अधिकारियों द्वारा आके शायद 12 जून को मीटिंग की बात कही गई और इसके बाद आपका आंदोलन समाप्त हुआ। उस बैठक में क्या हुआ 12 तारीख को, वो बताने का। 12 तारीख की बैठक में कुछ सार्थक बातें निकल के बाहर नहीं आई और वही एनसीएल देखते हैं, करेंगे, अभी समझेंगे, बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि बस हाट के बारे में आपकी क्या योजना है। बोले देखते हैं, बताएंगे, अभी बात करेंगे। हम बोले इनके बारे में, और तो वो कलेक्टर के यहाँ हुआ था, देखते हैं आगे फिर बात करेंगे। तो मतलब टाल मटोल वाली नीति एनसीएल की रही उस दिन। कुछ भी स्पष्ट उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आदरणीय पूर्व विधायक जी भी हमारे साथ थे, रामदोलू जी भी। कुछ भी स्पष्ट उस दिन निकल के नहीं आया, तो लोगों में बड़ा इसको लेके आक्रोश भी है और लोग बड़ा भ्रमित भी हैं कि कैसे किया जाए। इसमें शासकीय भूमि का दरअसल क्या था कि ये इनके एनसीएल ने 3 बुकलेट जारी किए थे। 2 बुकलेट में इन्होंने समान लाभ देने की बात की थी। तीसरा बुकलेट जब जारी हुआ तो उसमें शासकीय भूमि वालों का जिक्र ही नहीं था। तो ये लोग, मेरे पास बात आई, मेरे संज्ञान में आई, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हम लोग एक मानवाधिकार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन। तो उसके लेटर पैड पर हम लोगों ने एनसीएल को पत्र दिया कि भाई आप ये अन्याय कर रहे हैं। चूँकि अभी जो 10 नंबर में आपने विस्थापन किया है उसमें आपने सबको समान लाभ दिया है, तो अचानक से नियम कैसे बदल जाएगा। उसके बाद कुछ सरकारी भूमि वाले लोग हमारे संपर्क में आए उन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई आपकी लड़ाई है, आप लड़ो, आप नेता हो, और जिसको राजनीति करना होगा वो भाई इस लड़ाई में न शामिल हो। जिसको निस्वार्थ भाव से लड़ना हो वो शामिल हो। पहले से बहुत सारे लोग इसमें अपना वार्ता कर रहे हैं एनसीएल से, तो एक बार उनसे भी संपर्क साध लीजिए आप लोग। जो भी हो, वो लोग फिर एक पत्र बना और महिलाएं जाने लगी, अपनी हक की आवाज़ उठाने लगी वहाँ पर। उस समय भी जो विस्थापन मंच आज इस बात पर ऐतराज़ जाहिर करते हैं, उनको चाहिए था कि जब पहले दिन महिलाएं गई थी, दूसरे दिन गई थी, तीसरे दिन गई थी, तब एक बार उनसे बात करना चाहिए था। वो हमारे बीच की लोग थी, हमारे ही परिवार का हिस्सा थी। देखिए, सिंगरौली विस्थापन समिति और सिंगरौली पुनर्विस्थापना मंच या समिति जो भी कहिए, उनका कहना है कि लगातार सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट भूमि पट्टेदारों के साथ साथ उनकी भी बातें की जा रही थी और एनसीएल उस समय 15-15 लाख वयस्क को और 15 लाख जो प्लाट का पट्टेदारों को देने की बात कह रहा था, वो सरकारी भूमि वाले को भी देने के लिए कह रहा था। फिर ऐसी कौन सी विसंगतियाँ उत्पन्न हुई जिसमें सरकारी भूमि, एग्रीमेंट या वन भूमि की लड़ाई अलग से लड़ने की जरूरत पड़ी? वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि 2 बुकलेट जब उनको आए थे, एक तो उनकी बुकलेट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी।
न उस पर सिग्नेचर था, न उस पर डिस्पैच नंबर था। तो उसका क्या मायने है? कोई मायने नहीं था। फिर भी 2 बुकलेट उन्होंने जारी किए, जिसको दोनों मंचों में के ग्रुप में वो चला, दोनों मंचों के ग्रुप में चला। तीसरा बुकलेट जब जारी हुआ तब प्रॉब्लम शुरू हुई। तीसरा बुकलेट शुरू हुआ तो उसमें पट्टेधारियों के बारे में भी उन्होंने कई ये कर दिए कि 500 मीटर वालों को पूरा पैसा मिलेगा, उसके ऊपर वालों को 80%, उसके ऊपर वालों को 60%, इस तरह से बांट दिया उन्होंने। तब थोड़ी मर्मरिंग शुरू हुई तो जो विस्थापन मंच थे वो गए, उन्होंने बात की। तो उन्होंने पट्टे वालों की बात तो की, शासकीय भूमि वालों के बारे में वो चर्चा किए, लेकिन वो उस दबंगई से बात नहीं रखा। तो वहीं से थोड़ा एनवायंस शुरू हुआ और ये लोग आए। मेरा आज भी कहना है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तो महिलाएं जब जा रही थी तो वो हमारे बाहर की चीज़ तो थी नहीं। दोनों मंचों में काफ़ी वरिष्ठ लोग थे, काफ़ी समझदार लोग थे। इनको चाहिए था कि उनसे वार्ता करती या उनको बोलती कि भाई तुम्हारी बात हम लोग रख रहे हैं और हमारे मंच के तले आओ, मामला रखो, तो फिर दूसरा मंच बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग नहीं आए, सामने नहीं आए। आंदोलन बढ़ता चला गया, महिलाएं उग्र होती चली गई। तो उस आंदोलन में मैं कभी डायरेक्टली शामिल नहीं था, मैं सिर्फ बैकअप कर रहा था। उनको जो संसाधन चाहिए था वो मुहैया करा रहा था, और अगर वो कभी हमसे सलाह मांग लेते थे तो उनको उचित सलाह देने की भी कोशिश मैं अपनी तरफ से करता था। फिर बाद में कुछ लोग जो समाज के संभ्रांत लोग हैं उन्होंने कहना शुरू किया, उनको बरगलाना शुरू किया। तो एक जो कारवां बना था, लोग आते गए थे, मिलते गए, कारवां बनता गया, तो उसमें से कारवां में से कुछ लोग छिटक गए, उन्होंने अपना अलग संगठन खड़ा कर लिया। क्या वजह रहा कि उसमें से लोग अलग हुए और अलग संगठन बनाने की उन्हें ज़रूरत पड़ी? देखिए, एनसीएल इस विस्थापन के दरमियान लगातार साजिशें कर रहा है। कई विस्थापन मंच वो बनवा चुका है और अभी कई विस्थापन मंच और अस्तित्व में आएंगे। एनसीएल बहुत अच्छे से खेल रहा है गेम, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो खेलेगा भी, वो अपनी जगह सही हैं। हम उनकी चाल समझ नहीं पा रहे हैं, वो लगातार खेल रहे हैं और हम लोगों के साथ बड़े अच्छे से माइंड गेम प्ले कर रहे हैं। वो इतने टुकड़ों में हमें वो विभक्त कर देंगे कि अंततः हम लोगों को हार मान के उनकी बात माननी पड़ेगी। वो मनमानी पर आ गए हैं आज, इसलिए कि उनको पता है कि हमें फूट पड़ चुकी है। ये जो संगठन आए दिन रोज नए नए संगठन बन रहे हैं, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इससे एनसीएल को क्या फ़ायदा होगा? जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एनसीएल संगठन पैदा कर रहा है, अगर ये बड़ी संख्या में संगठन तैयार हो जाते हैं तो उससे एनसीएल को किस तरह का फ़ायदा होगा? क्या है, अधिकतर संगठन जो एनसीएल बना रहा है, उन दोनों संगठनों के बनने के बाद जो भी संगठन बने तो वो एनसीएल के देखरेख में बन रहे हैं, तो वो एनसीएल के लिए काम कर रहे हैं। समाज में रहते हैं, समाज के ही लोग हैं, हमारे ही परिवार से लोग हैं, लेकिन वो काम एनसीएल के लिए कर रहे हैं, एनसीएल के हक में कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट तो एनसीएल को ही मिलेगा, हमें तो मिलेगा नहीं। हमारी कमजोरी वहाँ प्रदर्शित हो रही है, हम कहीं वीक होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि दूसरे मंच की भी आवश्यकता नहीं थी। एक मंच बना था, उसमें जो विसंगति थी उसको दूर करने की ज़रूरत थी। दूसरा मंच बना, उसके बाद जो अग्रवाल धर्मशाला की जो घटना हुई वो दुखद थी और निंदनीय भी थी। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो दुखद था। हमारे यहाँ जो भाईचारा था, आपस में जो स्नेह था, वो वहाँ तार तार हुआ है। और जो नापी कराने की लोग बात करते हैं कि नापी कराने के लिए हमने मना किया था, वहाँ से प्रतिक्रिया हुई उसकी। कोई भी, ये सिंगरौली क्या है कि ये मिनी इंडिया है, यहाँ भारत के हर हिस्से के लोग आकर बसे हुए हैं। कोई अगर ये मान के चलता है कि मैं यहाँ का स्वयंभू ठेकेदार हूँ, मैं यहाँ का सबसे बड़ा आदमी हूँ और सारे लोग मेरे बोलने पर चलते हैं, तो गलतफहमी पाल रहा है। ऐसी गलतफहमी लोगों को नहीं पालनी चाहिए। यहाँ हर आदमी अपने आप में सक्षम है, अपने आप में नेता है। आप रोकने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे कि तब रोक लो।
तो वहाँ से प्रतिक्रिया हुई, वहाँ से नापी में आप देखे होंगे कि शुरुआत में जो नापी हुई उसमें लोगों ने मिठाई उठाई भी खिलाई, उन लोगों को जश्न की तरह मनाया गया उसको। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से नापी ज़्यादातर हो चुकी है, लगभग 80% तक नापी हो चुकी है, इस नापी के होने से इन विस्थापितों का क्या नुकसान हो रहा है? थोड़ा नुकसान तो हो गया, क्योंकि नापी नहीं होती तो एनसीएल थोड़े और दबाव में होता, लेकिन अभी भी स्थिति हमारे, परिस्थिति हमारे हाथ से निकली है, सो बात नहीं है, हम अभी भी लड़ सकते हैं। देखिए, जब ये संगठन की कहानी मैं आपको बता रहा था, तो लोगों ने जब आंदोलन बढ़ा, सीएमडी साहब निकल के बाहर आए अपने चैम्बर से और महिलाओं को संबोधित किया, तो लोग काफ़ी आशान्वित थे कि चलो कुछ अच्छा होगा। फिर कुछ दलाल भी उसमें लगे, एनसीएल के काम करते रहते हैं, तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया कि भाई आप लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, तुम लोगों को फांसी हो जाएगा, जेल चले जाओगे। कि देख रहे हो तिवारी जी क्यों निकल के बाहर आ रहे हैं, अमित तिवारी को कहानी बाहर लेके आ रहे हो। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी मैं 18 मई की जो सभा हुई उसमें मंच पे आया, चूँकि मैं उनको हतोत्साहित नहीं देख सकता था। ये मेरा, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे नोट भी नहीं चाहिए। मैं एक सीधा साधा समाज सेवी आदमी हूँ, सेवा भाव मन में है, तो मुझे लगा कि इन लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये लोग गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, इनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमें आगे आना चाहिए। तो हमने इन्हें बैकिंग की और हमने हमेशा इनसे कहा कि आप नेता हो, आप बाहर आइए घर से, आप निकलिए, आप लड़िए, आपकी लड़ाई है। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आज भी नेता नहीं हूँ। और जिनको ऐसा लग रहा है कि अमित तिवारी ये सब करके हमारे वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, उनको मैं दावत देता हूँ कि मैदान खाली कर रहा हूँ मैं, आज से आइए, आप मैदान संभालिए, लड़िए इनके लिए। नहीं, जैसे मैदान छोड़ने की बात आप कह रहे हैं, एक बात बताइए कि जिस तरह से कई संगठन अभी विस्थापन को लेकर तैयार हुए हैं, चाहे वो सिंगरौली विस्थापन मंच हो, सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति हो, सिंगरौली संघर्ष समिति जो भी हो, और अन्य कई समितियां हैं, सभी एकजुट होकर एनसीएल से इन अधिकारों के लिए, चाहे वो सरकारी हो, एग्रीमेंट हो, वन भूमि हो या पट्टेदार हो, सबकी लड़ाई एक साथ लड़ा जा सके, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, बीच के कालखंड में कुछ पट्टेदारी के लिए भी कुछ विसंगति आ गई थी, तो उस पीरियड में एक योजना बनी थी कि सब मिल के एक कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस निमित्त मुझे मुन्ना भैया मेरे अग्रज हैं वो, और मैं उनका सम्मान करता हूँ काफ़ी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने बोला कि भैया होगा वही जो आप बोलेंगे, आप बोलिए क्या करना है। उनके घर की बात थी, उनके घर में मैं बैठा था, तो वहाँ ये चर्चा हुई थी। बोले हम लोग मिल के करेंगे, हमने बिल्कुल करेंगे, मिल के लड़ लेंगे। हम बोले भैया मेरे को नेतृत्व नहीं करना है, मैं नेतृत्व नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अनुगमन भी नहीं कर सकता हूँ। साथ में लेकर चलिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप नेतृत्व आप लोग कीजिए, आप लोग सक्षम हैं और आपके सामने पूरा राजनीतिक करियर पड़ा है, आप लोगों को करना चाहिए नेतृत्व। इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि जितने राजनीतिक संगठन हैं, जिले में सक्रिय जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने दल हैं, उन लोगों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए था, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, थोड़ा लोगों को सामंतवादी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि शासकीय भूमि में जो लोग बसे हैं वो हमारी बराबरी करेंगे। अरे क्यों भैया, आपकी बराबरी कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा आपको? आपको अपने घर से तो पैसा देना नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आप अपना ज़मीन बेच के इनको पैसा दे रहे हैं, या अगर इनको पैसा मिलेगा तो आपके पैसे में कोई कटौती हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर हजारों लोगों का, हजारों परिवारों का जीवन स्तर अगर इससे सुधर जाएगा तो उसमें परेशानी कहाँ है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है कभी कभी। ये जो मानसिकता है लोगों को, इससे बाहर निकलना चाहिए, अब बहुत हो गया। मोरवा विस्थापन एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। एक शहर विलुप्त होने के कगार पे है। मोरवा शहर का नामो निशान मिटने जा रहा है। यहाँ की जनप्रतिनिधि, सांसद हों, चाहे विधायक हों और चाहे महापौर हों, बड़े बड़े नेता यहाँ पड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के कई नेता हैं, लेकिन इस विस्थापन पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि इन लोग चुप्पी साधे हैं, विस्थापन पर बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठा रहे? बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं यही बात आपको समझाने की, न अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके नेताजी लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जैसे हम लोग सिंगरौली में रहते ही नहीं हैं, ये सिंगरौली जिला का पार्ट नहीं है। इस तरह से इतनी उपेक्षा हमारी हो रही है। और दूसरी ये बात जो है कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल स्थानीय मुद्दा बना के छोड़ दिया। ये सिंगरौली मोरवा जो है, ये क्षेत्र जो मोरवा पंजरेह का जो एरिया है, इसी तक सीमित रह गए हम लोगों ने इसको कभी बड़ा मुद्दा, ये क्या था कि ये राष्ट्रीय मुद्दा था, इसको हम जिले स्तर का मुद्दा भी नहीं बना पाए। बढ़न को लोगों को, यहाँ के लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। अनपरा के लोग, बगल में यहीं यूपी है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्षेत्रीय मुद्दा होकर आ गया है। जब आपके जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हों, मेयर हों, या संगठन के भी भाजपा के जिलाध्यक्ष, सरकार पक्ष के जिलाध्यक्ष हों, अगर उनको आपकी चिंता नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश से सटे हुए अनपरा का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं सबसे एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ के लोग बहुत पीड़ा में हैं। आइए, आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के परिवार का हिस्सा हैं हम भी। हमारी पीड़ा को समझिए, हमारा दर्द समझिए, और इसके निवारण की दिशा में जो भी उचित कदम आप उठा सकते हैं, एक बार ज़रूर प्रयास करना चाहिए इन लोगों को। सबसे मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, चाहे हमारे विधायक जी हों, हमारे सांसद जी हों, मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, मेश्राम जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, सारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं बड़े बड़े, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है। रानी अग्रवाल जी महापौर हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है। अभी जिले की प्रभारी मंत्री संपत्ति उइके आई हुई थी, एनसीएल में रुकी थी और वहां पर महिलाएं अपना ज्ञापन सौंपी थी विस्थापन को लेकर। वहां पे राधा सिंह मौजूद थी। इन लोगों का कहना था कि अधिकारियों और एनसीएल के बीच, एनसीएल और जिला प्रशासन के बीच बैठकर अच्छे से वार्ता कर जो उचित नीति संगत विस्थापन का लाभ होगा बिल्कुल दिया जा सकेगा। लेकिन आज तक न प्रभारी मंत्री इस बात पर चूं से चां बोली, कोई आवाज़ नहीं। राज्य मंत्री राधा सिंह का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि इस तरह से चुप्पी साधी हुई है? आश्वासन दिया गया, बस उस आश्वासन को अमली जमा नहीं पहनाया गया। ये दुखद है, इसमें करना चाहिए था। क्या है, अगर सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें हमको न्योता नहीं मिला इसलिए हम नहीं आए, तो भाई किसी के बच्चे की शादी तो नहीं हो रही है ना कि वो आपके घर न्योता पहुंचाने जाएगा। और सबसे बड़ी बात है प्रदीप भाई, मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले थे तो उन्होंने अयोध्या की सेना अपने साथ नहीं ली थी। जब वो निकले थे तो उनका मकसद स्पष्ट था, वो अधर्म के खिलाफ लड़ने निकले थे। वहाँ से जब आगे बढ़े तो उनका ननिहाल कौशल प्रांत में था, उन्होंने कौशल प्रांत से भी कभी मदद नहीं ली। तो वो आगे बढ़े, लोगों को संगठित करते गए, लोगों को संगठित करते गए और वो सेना बनाई। वहाँ से उस सेना के माध्यम से लड़ते हुए वो सुदूर दक्षिण तक गए और वहाँ जाकर उन्होंने अधर्म का जो जड़ था उस पर भी प्रहार किया। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर मेरी व्यक्तिगत बात करेंगे तो
मेरा घर पट्टे में है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई फ़ायदा होने जा रहा है व्यक्तिगत, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी भी राजनीति करके या चुनाव लड़के कुछ बनने की कभी मंशा नहीं पाली है। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जितने राजनीतिक लोग मुझे सुने या समझें, उनको मैं बता दूं कि भाई आप भयमुक्त हो जाओ, मुझे राजनीति नहीं करना है। देखिए, बीरेंद्र गोयल जी का भी इंटरव्यू हम लिए थे। सिंगरौली विस्थापन मंच से के पदाधिकारी हैं वो, और सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति के महासचिव राजेश सिंह से भी कल मेरी बातें हुई थी। उन दोनों का कहना था कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ने में ही बेहतर होगा, क्योंकि एनसीएल जैसा आप बोले कि कई संगठन तैयार कर रहा है छोटा छोटा, तो एकजुट होकर लड़ाई लड़ने में ही सफलता मिल सकती है। आपका भी अगर यही कहना है तो ये संगठन केवल कह के रह जाएंगे या एकत्रित होकर और एक साथ एक मुद्दे पर एक विचार करेंगे? क्या है, मुन्ना भैया मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, और राजेश भाई मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं। तो उनसे मेरा बड़ा स्नेह है। हम लोग समान व्यवसाय में भी रहे हैं, और वैसे भी मेरा उनसे आज भी बहुत अच्छा संबंध रहा है, और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। मैं उनको बहुत स्नेह करता हूँ आज भी। मुन्ना भैया के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, और बाकी भी जो दहलाल भैया लोग हैं, सारे लोग मेरे वरिष्ठ हैं, सब मेरे बड़े भाई के रूप में मैं उनको इज्जत देता हूँ। ये लोग हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि भैया लोग आगे आएँ, नेतृत्व करें। मुन्ना भैया को भी उस दिन भी मैंने कहा था कि भैया एक बार इन लोगों की भी बात आप उठा दीजिए। शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि पर जो निवासरत लोग हैं, इनको भी समान लाभ मिले, इस संबंध में आप एक बार एनसीएल से बात कर लीजिए। क्या है कि उन लोगों के बात करने का थोड़ा असर होता है, सक्षम लोग हैं। तो राजेश भाई जब दूसरे संगठन में राजेश भाई आए तो बहुत लीडर हैं, बहुत साहसी हैं, और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो मेरी आशा के केंद्र बिंदु राजेश जी थे। मुझे लगा था कि इस बंदे में दम है, और ये बात अपनी बात वहाँ दबंगई से रख सकता है, अपनी बात मनवा भी सकते हैं। ये क्वालिटी है उनमें, गुण है। मुन्ना भैया बहुत अच्छे लाइजनर हैं, बहुत बढ़िया। मैं आज भी मानता हूँ कि सिंगरौली में उनसे बढ़िया लाइजनर कोई नहीं है। जब मुन्ना भैया अच्छे लाइजनर हैं, राजेश सिंह बड़े सक्षम हैं, आपके सभी से संबंध बेहतर हैं, फिर इस तरह की विसंगतियां क्यों हैं? आप तीनों जब एक ही हैं तो एकजुट होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? कोई विसंगति नहीं है प्रदीप भैया। क्या है कि हम लोग देखिए सेवाभावी लोग हैं। हम सेवा करते रहते हैं अक्सर। आप लोगों ने बहुत सारा कवरेज भी दिया है इस मामले को। तो हम लोगों का काम क्या है, हम लोग सेवा करते हैं। अभी भी हम सेवा कर रहे हैं। हमारा मकसद सेवा करना है, मेवा खाना नहीं है। तो अभी भी उन लोगों के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हम सेवा भाव से लड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें तो बिल्कुल एक बार सबको बुला लें, सम्मिलित रूप से बैठ लें, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए कि किस पर बात करनी है, उस पर बात हो। अभी जिसे बस स्टैंड में आपके द्वारा एक चेतावनी सभा का भी आयोजन किया गया था 5 जून को, जो आंदोलन भी किए, जिसमें एनसीएल ने आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित किया, और मीटिंग में जाने के बाद कोई सार्थक बातें नहीं हो पाई हैं। अगली रणनीति आपकी क्या है जो इन गरीबों को उचित मुआवजा का लाभ मिल सके? क्या प्रयास करेंगे? हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है। बाकी लोगों ने वार्ता का रास्ता चुना था, टेबल पर बैठ के उनके। अभी बीच में जानकारी मिली है कि कुछ विस्थापितों द्वारा पीएमओ को लेटर भेजा गया है। बड़ी संख्या में लोगों का, जैसे चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग पीएमओ को पत्र भेजे हैं। उसमें कुछ लोगों को शायद जवाब दिया है। क्या है उसमें की कुछ जानकारी? क्या है, ये रणनीति हम ही लोगों ने बनाई है। अभी भी करीब हम लोग अभी 650-700 लेटर भेज चुके हैं पीएमओ को हम लोग लेटर भेज रहे हैं, और ग्रीवांस सेल में भी हम कंप्लेंट डाल रहे हैं।
तो कुछ जवाब आए हैं। जवाब में एनसीएल ने मोटा मोटी ये लिखा है कि हम लार एक्ट के तहत विस्थापन कर रहे हैं और उसी के तहत सबको मुआवजा दिया जाएगा। शासकीय भूमि वालों को भी लार एक्ट के तहत ही मुआवजा दिया जाएगा। ये है। अगली रणनीति हमारी ये है कि अगर ये नहीं माने और मांगे, हमारी 10 सूत्री मांग जो है उस पर इन्होंने विचार नहीं किया, तो फिर हम इनके यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अगर उसके बाद भी इन्होंने बात नहीं मानी तो फिर आमरण अनशन का रास्ता हमारे सामने खुला है। हम आमरण अनशन पर बैठेंगे इनके गेट पे, और इन्होंने अगर अति की और उसके बाद भी अगर इन्होंने नोटिस बांटने या घर गिराने की प्रक्रिया अगर शुरू की, तो उस हालत में एनसीएल का बढ़िया ऐसी ऑफिस बना हुआ है। अब लोग बरसात में निकल के बाहर रोड पर तो रहेंगे नहीं सामान लेके, तो सामान लेके एनसीएल मुख्यालय में रहेंगे, वहीं पर अच्छे से एसी में। 12 जून को जो एनसीएल के साथ आपकी बैठक हुई थी, जानकारी मिली थी कि एनसीएल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस तरह से विस्थापन होना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई पत्र एनसीएल को दिया गया है। उस संबंध में क्या कहेंगे, क्या था उस पत्र में? देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों का हवाला दिया था तो उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों से हम लोगों ने उस पर सलाह किया, उनको वो कॉपी भेजी। उन्होंने कहा कि आपका जो मैटर है, विस्थापन का जो मामला है और ये जो फैसला आया है, इन दोनों को मिलाना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। ये फैसला इस मामले में अप्रासंगिक हो जाता है। फिर उन लोगों ने एक फैसले का हवाला दिया, डॉक्टर आराधना भार्गव वर्सेस पर्यावरण का एक फैसला है उसका। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि जो भी विस्थापन हो, तो जिस स्थिति में लोग विस्थापन के पहले पुनर्स्थापन की व्यवस्था हो और जिस स्थिति में लोग आज रह रहे हैं उससे बेहतर सुविधा वहाँ दी जाए। दूसरी चीज़ कि शासकीय भूमि, वन भूमि के लोगों के साथ दोहरा मापदंड न अपनाया जाए। SC ST के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनको विस्थापित करने के पहले उनके लिए घर बनाकर, उनको पूरा डेवलप करके घर बना के तब उनको देना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं। उसकी कॉपी मैंने लगा के इनको दे दी है। अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। फिर इनको हम एक लेटर लिखेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा इनसे वार्ता करने। अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग वो धरने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इनके यहाँ बैठेंगे, देखते हैं कितने दिनों में मानते हैं, क्योंकि बड़ी मोटी चमड़ी है, इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं और बहुत शातिर लोग। क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं, क्योंकि 50,000 के करीब लोग यहाँ से उजड़ने वाले हैं। एक शहर ही विलुप्त होने जा रहा है। तो लोगों का ये है कि मेरा जो आशियाना था, जो हम बड़ी कड़ी मेहनत करके इसको बनाए थे, आज उजड़ जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनके पसीने छूट रहे हैं। उसी को लेकर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी जी से हमने कई मुद्दों पर चर्चा किया और ये बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए हैं, जो आपके सामने हैं। देखें पूरी खबर। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।